नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अगले योग की, पंच महापुरुष योग। कल से हमने योग के बारे में बताना शुरू किया है। तो कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी राशि परिवर्तन योग की और बुद्धादित्य योग की। ठीक है, आज का है पंच महापुरुष योग। तो ये पंच महापुरुष कौन कौन है जो ये योग बनाते हैं? बुध, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल। ये वो पांच महापुरुष हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मतलब ये पांच वो ग्रह हैं जो एक विशेष स्थिति में पंच महापुरुष में से हर एक ग्रह अलग योग बनाता है। ठीक है, और इन टोटल को कंबाइंड पंच महापुरुष योग बोलते हैं। तो जो सबसे पहला योग होता है वो होता है भद्र योग। जब बुध कन्या राशि में हो और केंद्र स्थानों में हो तब उसे भद्र योग कहा जाता है। तो बुध जब कन्या राशि में हो तो बुध की ये स्वयं की राशि भी है और बुध उसमें उच्च का भी होता है, इसीलिए बुध जब ये योग बनाता है तो उसे हम भद्र योग कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई पंच महापुरुष योग की कि जब भी कोई प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में होते हुए केंद्र में स्थित हो, केंद्र स्थानों में स्थित हो, तो वो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि वो अस्त नहीं होना चाहिए प्लेनेट, एक। दूसरा, उसकी डिग्री 0 to 2 और 28 से 30 इतनी डिग्री नहीं होनी चाहिए, जिसके परिणाम हमने डिग्री में बताए थे। जिसकी 0 to 2 डिग्री होती है उसके परिणाम ना के बराबर मिलते हैं, जिसकी 28 से 30 डिग्री होती है उसके परिणाम ना के बराबर मिलते हैं। अस्त नहीं होना चाहिए, किसी मेलेफिक प्लैनेट की किसी अशुभ दृष्टि में वो आना नहीं चाहिए, किसी अशुभ ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए उसके साथ। ना अशुभ ग्रह क्या होते हैं वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। जो प्लैनेट, जो ग्रह वो योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग बना रहा है, उसके मित्र के साथ ही युति हो तो ज्यादा अच्छा है। और वो मित्र जिस राशि में ये योग बन रहा है उस राशि का मित्र हो या उच्च हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर पता चला किसी कंडीशन में इसमें शुक्र आ गया तो ये भद्र योग नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, तो ये भद्र योग नहीं रह गया। चाहे इनके बीच की डिग्री दूर ज्यादा भी क्यों ना हो, अंतर ज्यादा भी क्यों ना हो, जो हम समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आया? क्या कहा जा रहा है? अगला आया शुक्र का। जब शुक्र मीन राशि में हो, मीन राशि में क्यों हो? क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और केंद्र स्थान में स्थित हो, तो ये सारे नियम इन पे भी लागू होंगे कि किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि इन पे ना हो, किसी भी शत्रु उनके साथ युति नहीं कर रहा हो। ठीक है, इसकी डिग्री बैलेंस्ड हो। तो मान लो इनकी डिग्री जो मैंने बताया 0 to 2 और 28 से 30, इसमें वो ना के बराबर परिणाम देंगे तो वो योग सही से बन नहीं पाएगा। और किसी की डिग्री 8 से 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, किसी की 6 है, किसी की 14 से 18 है, तो परिणामों में अंतर आएगा। क्योंकि जितनी डिग्री होगी, जितना बलशाली होगा वो ग्रह, बलशाली कब होता है? एक तो उच्च में है, केंद्र में है, तभी वो योग बनेगा। ये दो कैटेगरी तो तभी फुलफिल हो गई। अब उसकी डिग्री सही हो, मान लो 12, 13, 14 डिग्री है, 15 डिग्री है, 16 डिग्री है, तो इसमें 100% परिणाम मिलेंगे। किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं हो रही है, दृष्टि नहीं आ रही है और किसी अशुभ ग्रह के साथ युति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत बलवान हो जाएगा। तो शुक्र के इस पंच महापुरुष योग को मालव योग कहते हैं। बुध के योग को क्या कहते हैं? भद्र योग। शुक्र के को बोलते हैं मालव योग। शनि 10 में या 11 में हो, ये दोनों इनकी राशि है। तुला, मकर या कुंभ, वो स्वयं की राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो। तो जो हमने डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन में थोड़ा अपग्रेडेशन की जरूरत है कि शनि कोई भी ग्रह जो स्वयं की राशि में हो या स्वयं की उच्च की राशि में होते हुए केंद्र में स्थित हो तो वो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आ जाता है, प्रोवाइडेड उसकी डिग्री भी सही हो। जितनी सही डिग्री होगी उतना अच्छा परिणाम देगा, गलत युति में ना हो, शत्रु युति में ना हो और किसी भी शत्रु या मेलेफिक प्लैनेट, खराब प्लैनेट की दृष्टि उस पर नहीं आ रही हो, तब हम उसे पंच महापुरुष योग में मानते हैं। तो शनि जो पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाते हैं उसे शश योग कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। गुरु
किस राशि में है यहाँ पे? कर्क राशि में। कर्क राशि में। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में। समझ में आया? दोनों तो 9 और 12 तो उसकी राशि है और ये उच्च की। इसमें से किसी में भी केंद्र में स्थित हो जाए कि उसकी डिग्री सही होनी चाहिए, वो अस्त नहीं होना चाहिए, किसी खराब प्लेनेट के साथ युति नहीं होनी चाहिए, किसी खराब प्लेनेट के दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे गुरु के जो योग बनाता है उसे हंस योग कहते हैं। अब मान के चलिए मंगल, अगले महापुरुष है मंगल। तो मंगल अपनी उच्च की राशि में है, स्वयं की राशियों में है और केंद्र स्थान में है। तो केंद्र स्थान में कहीं पे भी होंगे तो ये जो योग बनाएंगे उसे रोचक योग कहेंगे। तो पंच महापुरुष योग बन गए बुध, गुरु, शनि, मंगल और शुक्र। इनके साथ भी वो सारी कैटेगरी की अस्त नहीं होना चाहिए, सही डिग्री होना चाहिए, शत्रु की दृष्टि या किसी नीच के प्लैनेट की दृष्टि या वो 7-8 पॉइंट्स जो है वो सारे यहाँ पे भी अप्लाई हो, तभी वो माना जाएगा। आगे चल के हम और जब दोष पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कोई भी कुंडली में कोई भी योग बनता है तो वो योग ये सब रूल्स अप्लाई करने के बाद भी वो एक्टिव मोड में नहीं होता है, तो वो एक तरह का दोष हो जाता है। वो आगे चल के बताएं। अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि ये वो पंच महापुरुष योग बनते हैं। जब भी कोई ग्रह पंच महापुरुष जो हमने बताया गुरु, मंगल, शनि, शुक्र और बुध, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह केंद्र स्थान में स्वयं की राशि और या स्वयं की उच्च की राशि में होते हुए केंद्र में स्थित हो, उनपे किसी बुरे प्लैनेट की दृष्टि ना हो और किसी बुरे प्लैनेट के साथ या शत्रु प्लैनेट के साथ उनकी युति ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो योग बनता है तो उसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। हाँ, एक और कंडीशन है कि वो अस्त न हो। और अब मैंने पूछा कि गुरु, तो गुरु कौन सा पंच महापुरुष में से कौन सा योग बनाते हैं? तो गुरु हंस योग बनाते हैं, जिसमें जब गुरु खुद की मीन राशि, मीन राशि, धनु राशि या कर्क राशि में हो। कर्क राशि में उच्च के होते हैं या स्वयं की दोनों में से किसी भी राशि में हो, 3 में से किसी भी राशि में होते हुए केंद्र स्थान में स्थित हो, बुरे प्लैनेट के साथ युति ना हो, बुरे प्लैनेट की दृष्टि ना हो, डिग्री सही हो, अस्त भी नहीं हो और अस्त भी ना हो, तब वो हंस योग बनाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से योग में क्या होता है। किसी भी प्लैनेट का जो 5 महापुरुष है, कोई भी योग बना रहे हैं पंच महापुरुष योग, तो वो ऐसी स्थिति में जिस स्थान पे स्थित है, मान लो वो 4th स्थान पे स्थित है, 4th स्थान पे स्थित है, तो जब पंच महापुरुष योग बनते हैं इन 5 में से किसी एक के, तो क्या परिणाम देते हैं, किस तरह के परिणाम देते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो मान लो बुध यहां बना रहे हैं भद्र योग, ठीक है, और वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो हमने बताई थी, तो यहाँ पे भद्र योग बन रहा है। भद्र योग के बनते हुए बुध क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बुध की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बुध एक युवराज है, यंग है, बुध ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक है, सब कुछ कम्युनिकेशन है, डिप्लोमेटिक है, तो बुध की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से जो उसकी समझ में आता है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन हो सकता है। अब वो बाकी ग्रहों की दशा उन सब पे डिपेंड करेगा, ग्रह नक्षत्रों पे, कि वो किस फील्ड में जाएगा, वो एक अलग बात हो जाएगी। बट जो फंडामेंटल कोर जो उसको बेनिफिट मिलेंगे कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, शार्प इंटेलेक्ट का स्वामी होगा, कोई भी चीज उसको समझ में जल्दी आ जाएगी। कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है तो वो बहुत आसानी से उसे ग्रास्प कर लेगा। तो जस्ट इमेजिन ये सारी कैपेबिलिटीज किसी में होंगी, बहुत अच्छे से बोल पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा और लोगों में लाइजनिंग कर पाएगा, मतलब बाकी सारी सिचुएशन 10वें स्थान से कनेक्शन देख के। ऐसा व्यक्ति अगर मान लो फॉरेन सर्विसेज में चले जाए या किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाए या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मैनेज करना हो, जैसे अभी हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, तो क्या है वो व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच सकता है। एक्चुअली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कम्युनिकेटिंग भारत्स व्यू पॉइंट्स, दैट्स इट।
तो बेसिकली उनके पास जो नॉलेज है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की गैदर की इतने सालों में, और जैसा उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भाई हमें ये चीज बोलनी है, ऐसे करनी है, वो उसको इतने अच्छे तरीके से कर पा रहा है जितना मैंने आज तक मेरी नॉलेज में भारत के इतिहास में किसी और को तो नहीं देखा। तो इस तरह की अचीवमेंट हो जाते हैं जब कोई इसमें वाणी, स्पीक अप, नॉलेज गैदर करना, नॉलेजेबल होना, एनर्जेटिक होना, डिप्लोमेटिक होना, कॉन्फिडेंस होना, है ना, कॉन्फिडेंट, वो सारी चीज यहाँ है तो पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ेगा। यही चीज अगर यहाँ होती तो वो ऐसा व्यक्ति घर में रहना पसंद करता। ये घर का है, होम का, ठीक है, हाउस का है, प्रॉपर्टी का है। ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े मकान पसंद होते, लग्जरी मकान, लग्जरी गाड़ियां उसको मिलती, बहुत पैसे वाला हो सकता था वो, होगा ऐसा व्यक्ति। रियल एस्टेट वाला भी तो, रियल एस्टेट का भी घर है, रियल एस्टेट में हो सकता है कोई बिल्डर हो, और बिल्डर होते हुए भी वो बहुत अच्छे से बोलता हो, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो उस तरह से चीजें बदल जाएंगी, वो कहाँ है उसके हिसाब से। यहाँ होगा तो हो सकता है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, और जो लाइजनिंग का काम करता हो, वो डिपेंड करेगा किस घर में, ठीक है। अब बुध की बात हम बात करते हैं, अगर शुक्र, सर एक ही कुंडली में एक से ज्यादा दोष, एक से ज्यादा ये योग होंगे? क्यों नहीं बन सकते? अब पंच में से तो 4 ही बन सकते हैं, क्योंकि केंद्र स्थान में बनते हैं ये योग, 4 भी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 8 योग थे, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो राम जी की कुंडली में 6 योग थे एक साथ, और वो इतने एक्यूरेटली बन रहे थे, सारे रूल्स फॉलो हो रहे थे। योग बन जाना, लेकिन वो एक्टिव मोड में है या नहीं, वो भी देखना होता है। कि पता चला योग तो अच्छा बन गया, गलत ग्रह की दृष्टि आ गई, तो वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक अपन उस ग्रह की रेमेडी नहीं कर लेते, या जो जो नेगेटिविटी उस योग से रिलेटेड कुंडली में बन गई है, दृष्टि या डिग्री या अस्त है, तो अपन को उसका रत्न धारण करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके हम उसे उस लेवल पे पहुंचा पाएंगे। तो वो एक तरह से मैं उसे पूर्ण योग की श्रेणी में नहीं लाता। योग तो वो होता है कि अनकंडीशनल, लग्न में बुधादित्य योग, विद भद्र योग। जस्ट इमेजिन यहाँ सूर्य है, बुध अस्त नहीं हो रहे हैं, सूर्य की मान लीजिए 8 डिग्री है और बुध की 18 डिग्री है, तो सूर्य सफिशिएंट है, अर्ली मॉर्निंग का सूर्य है। बुध आदित्य योग हो गए तो बुध अस्त भी नहीं हो रहा है और मालव योग भी बन रहा है, ठीक है। 8 डिग्री 18 डिग्री, डिग्री की भी दिक्कत नहीं आ रही, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही, तो बुधादित्य और भद्र दोनों योग बन गए, तो ये योग होते हैं। अब कोई भी योग फलित कब होते हैं, सबसे ज्यादा अपना रिजल्ट कब देते हैं, वो मैं आगे चल के महादशा जब आपको समझाऊंगा तो बताऊंगा कि जो महादशा जब चलती है या महादशा के अंदर अंतरदशा चलती है, मान लीजिए भद्र योग बन गया आपका, और जब बुध की महादशा शुरू होगी तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलना शुरू होगा। बाकी इसके रिजल्ट आपको 20% रिजल्ट तो रिमेनिंग लाइफ में मिलते रहेंगे, या जब भी किसी और ग्रह की दशा चल रही है उसके अंतर में बुध आ गए तो उस पीरियड में आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वो डिपेंड, जो महादशा समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसे। जनरली जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा जब ये चलते हैं तब वो और प्रभावी हो जाता है। एक और गोचर, गोचर क्या होता है? गोचर, आप पैदा हुए किसी एक डेट को 25 साल है ना, तब बुध लग्न में कन्या राशि में थे, आपका भद्रयोग बन रहा था। आज की डेट में गोचर में, आज की कोई कुंडली है उसमें भी भद्रयोग बन रहा है, तो जब वो सेम सिचुएशन गोचर में आएगी तो आपका ये योग एक्टिव हो जाएगा। फिर से आपको अच्छे कहते हैं ना कि भाई 30 तारीख से राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो सभी राशियों पे ये प्रभाव पड़ेगा, आपने सुना होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में कैसे योग बने, अगर उससे सिमिलर योग 1-2 योग भी गोचर में बनते हैं तो आप पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब मैं आगे चल के गोचर भी समझाऊंगा, तो महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, किसी भी दशा में जब जो योग का स्वामी है, जो है, अगर वो उसकी दशा आती है तो आपको उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। गोचर में आती है तो भी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, फुल परिणाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब एस्ट्रोलॉजर ये देखते होंगे कि इसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं, उसके थ्रू प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छे। एग्जैक्टली, पहले तो आपको कुंडली देखनी है ना, योग कौन कौन से बन रहे हैं, दोष कौन कौन से हैं,
और योग बन जाते हैं तो वो सिंप्लीफाई भी हो जाती होगी, उतनी सिंप्लीफाई हो जाती होगी। फिर वो योग बन गए, फिर वो देखेंगे कि योग एक्टिव है कि नहीं, है कि नहीं। ओके, कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं लग रही जो इस योग को इनएक्टिव मोड में डाले हुए है। इट्स लाइक लॉटरी का टिकट तो है, लॉटरी लग भी गई है, बट यार घर में कहाँ रख दिया है पता नहीं, तो योग तो है बट यू डू नॉट नो वेयर इट इज, और एवरीथिंग इज ओके, you have given the exam of IAS officer and you got selected, लेकिन आपका क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो, कोमा में हो, तो अब आप कलेक्टर बन तो गए लेकिन ज्वाइन कब करोगे, जब सही होगे। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। देयर आर, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द टी एंड द लिप्स। तो जब तक चीज हो ना जाए पूर्णतः तब तक हम उसके बारे में कह नहीं सकते। तो जब भी किसी का पूर्ण योग या पूर्ण दोष बनता है तो हम उसके बारे में एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। अब जैसे एक पूर्ण के बारे में मैं बताता हूं। मान लीजिए शुक्र यहां है और शुक्र 12 नंबर में, 7 नंबर में या 2 नंबर में, और बिल्कुल 15 डिग्री के हैं, किसी की दृष्टि नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। 12 में उच्च के हो गए, 7 और 2 उनकी स्वयं की है, स्वयं की है, ये हो गया। लग्न का स्वामी भी मजबूत है, वो आगे बताऊंगा। और हाँ, एक और कंडीशन है, किसी भी माला वियोग में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करें कि मान लो आपका माला वियोग या कोई भी पंच महापुरुष योग यहाँ बन रहा है और लग्न का स्वामी मान लो 2 है, तो 1, 12, 11, लग्न का स्वामी शनि है और पीड़ित होके कहीं पे पड़ा हुआ है, बुरी स्थिति में है, तो वो एक दोष होता है जिसे बोलते हैं लग्नाधिपति दोष। उसे भी मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। तो कि लग्न का स्वामी जब सही स्थिति में नहीं होता है तो कुंडली में कैसे भी योग बने हो इनएक्टिव होते हैं। तो जिसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि आपने बहुत मेहनत से तैयारी की, यू फर्स्ट रैंक आई IAS में और खुशी में आप गए और एक्सीडेंट हो गया और आप कोमा में पड़े हुए, तो आप IAS तो हो बट पद ग्रहण तब कर पाओगे जब स्वस्थ हो पाओगे। तो ये कैसी सफलता। तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है। या आप सिलेक्ट हो गए बट फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि योग होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले पाते। बट इसको कंसल्ट करना कितना होगा, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है ठीक है कि आप वो बनेंगे, बट उसके बाद में आपकी ये शनि, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे कन्वे करते हैं, एस्ट्रोलॉजर कैसे उसको कि जो जातक है, मैं आया आपके पास में, आपको मेरा योग दिख रहा है कि ये है, बट जो मेरा लगन है वो खराब, इसमें नहीं, तो तुम तो ये पूछने आओगे भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, उसके क्या चांसेस हैं। आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे हो जाएगा और ऐसी दिक्कत तो नहीं आई। आप तो सिंपल क्वेश्चन होगा मेरे क्या चांसेस हैं। तो एस्ट्रोलॉजर देखेगा योग बन रहा है लेकिन लग्न के स्वामी की स्थिति सही नहीं है, तो मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा कि आपको ये उपाय करने होंगे, तब आपकी संभावना बनेगी। हाँ, सही बात है, क्योंकि आपने बोला था कि सबसे पहले अपन लग्न का देखते हैं। तो अगर लग्न का स्वामी सही नहीं है, तो मान लो लग्न का स्वामी सही है, 10 नंबर, ये कौन सा नंबर हुआ, अगर मान लो ये 7 है तो 6, 5 और 4, मान लो चंद्र यहीं बैठा हुआ है स्वयं, बहुत मजबूत है, सब कुछ सही है, लेकिन पता चला ये शुक्र राहु के साथ यहाँ बैठा है और केतु यहाँ है, और 2 नंबर है तो राहु, मतलब यहाँ केतु है, है ना, और यहाँ राहु हो गया, तो नीच के राहु, हालांकि ये इनके गुरु हैं लेकिन स्थिति बिगड़ गई। राहु दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, माया को जन्म देंगे, तो माला वियोग खत्म हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा लेकिन वो इतना ज्यादा लिप्त होगा, इतना पैसा 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 करेगा, लग्जरी करेगा कि उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएगा, दिखावे में ही मर जाएगा। तो वो माला वियोग नहीं हुआ, डिस्टॉर्ट हो गया, वो खराब हो गया माला वियोग। माला वियोग तभी बनता सही से तब जब वो ऐसा होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ लग्न के स्वामी की स्थिति सही है और ये भी सही है तो हो जाएगा। दृष्टि भी खराब नहीं होनी चाहिए, खराब युति भी नहीं होनी चाहिए, अस्त भी नहीं होना चाहिए। और मान लो ये अस्त हो जाता, सूर्य मान लो यहाँ है और डिग्री वाइज 2-3 डिग्री का ही अंतर है, सूर्य यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तब भी अस्त कर सकते, ठीक है। तो शुभ अस्त हो गया, तो सब कुछ अच्छा होके भी तो फिर यहाँ पे ये सजेस्ट किया जाएगा कि भाई इनको शुक्र का रत्न पहनाएं, ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल या डायमंड, शुक्र के बीज मंत्र का कंटिन्यूअस चैंटिंग, और बहुत सारे तरीके होते हैं। बट मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि कोई बहुत बड़ा योग बन रहा है
और वो अस्त है प्लेनेट और कारक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को उसका रत्न पहनाना चाहिए सही विधि से, तो वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। समझे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसे खराब करती हैं, क्या क्या किसी भी योग को, क्या क्या है जो उसे एम्पावर करती हैं, एक्टिव मोड में ले आती हैं जो इनएक्टिव मोड में रहे। सर शुक्र के साथ में अपन ने राहु था, तो अपन ऐसा माने कि वो तो शिष्य है क्योंकि दोनों राक्षस हैं, बट राहु थोड़ा नेगेटिव है। वहीं पे केतु होता तो दिक्कत होती। केतु, मैंने आपको राहु और केतु के बारे में बताया। राहु बात करता है फ्यूचर की, और चाहिए और चाहिए और भोगना है। केतु बोलता है आगे का छोड़ो, पीछे जो करके आए हो, गंद मचा के आए हो, वो तो निपटाओ, तो पास्ट के कर्मों को तो करो। तो केतु बात आपको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करता है और राहु आपको दुनिया में की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ केतु होता तो छोड़ दो, तो दिक्कत होती नहीं ना, वो छोड़ के जा पाता, जिम्मेदारियों में फंसा रहता कि यार परिवार की जिम्मेदारी है, मन वैरागी हो गया और खूब पैसे वाला है, खूब बिजनेस चलाना है, पद पे तो बैठा है लेकिन साधु के जैसा, तो वो बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन जीवन में मालव योग का जो मजा है वो नहीं ले पाता। मालव योग तो भंग होगा वहां पे, उसको भंग, हाँ टेक्निकली तो भंग होगा, लेकिन अगर दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे, दूसरे देखेंगे वाओ कितना हैंडसम लड़का है, वो है दिखने में अच्छे होंगे, खूब पैसे वाले होंगे, कितना कूल रहता है। उनको ये नहीं पता वो अंदर से साधु हो चुका है, उसको पैसे की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इसलिए टिका है क्योंकि दुनिया के उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वो अगर यहाँ से ड्रॉप आउट होगा, हटेगा, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगेंगे, इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि वो जन कल्याण चाहता है। तो एक तरह से मालव योग तो हट जाएगा, लेकिन वैसे बहुत अच्छा योग है ये, क्योंकि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष में अगर मोक्ष का स्वामी आ जाए जैसे केतु, तो वो कुछ ना कुछ लाभ देगा, कुछ ना कुछ नुकसान देगा। मैंने कहा ना, कोई भी प्लेनेट अच्छा हो तो 100% अच्छा नहीं करता, कुछ ना कुछ बुरा करता है, करने की संभावना बनी रहती है। और कोई बहुत बुरा नीचतम स्थिति में हो तो पूरा बुरा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उससे अच्छी चीज जीवन में होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का योग। अब मैं आपसे, अब मुझे आप राशि परिवर्तन योग समझाएं। आइए समझाइए मुझे राशि परिवर्तन योग। तो सबसे पहले राशि परिवर्तन योग क्या होता है? राशि मतलब दो इन्वायरमेंट हुए, जब भी परिवर्तन होता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हमको देखा जाता है। अब इसके जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो सबसे पहले यही हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाओ जी कि कौन सी राशि क्या परिवर्तन समझाओ। आप गुरु और चंद्र का समझाओ मुझे। गुरु और चंद्र, सबसे पहले राशि परिवर्तन मतलब चंद्र कौन सी राशि में होता है? कर्क राशि में, राइट? तो नहीं, चंद्र कर्क राशि का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी होता है, चंद्र कर्क राशि का स्वामी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमने जो गुरु मीन राशि का स्वामी होता है, चंद्र। सबसे पहले क्या करना होता है तुम पता है? देखो, घबराओ मत, तुम बताओ ना सीधे से, हाँ भाई ऐसा होता है। आपको बिल्कुल ऐसी टपोरी लैंग्वेज में बोलना है, टपोरी लैंग्वेज में बोलो, कूल रहो, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो करो। राशि परिवर्तन योग पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहले डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन के बाद उसे यहाँ पे बताना है। आपको पता होना चाहिए परिवर्तन है मतलब दोनों में एक दूसरे की राशि में होंगे। तो ऐसे बताओ, राशि परिवर्तन की परिभाषा या डेफिनेशन ये है, जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हो तो उसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है। ओके सर, अब मैं आपको बताता हूं, गुरु चंद्रमा की राशि में है और यहाँ नहीं, ठीक है? चलो यही मान के चले, चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा गुरु की राशि में है, तो ये राशि परिवर्तन योग बन गया। केंद्र में बन रहा है, दूसरे नंबर का है, यहाँ बनता तो पहले नंबर का हो जाता, ठीक है। अब हम देखेंगे गुरु क्या काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चंद्रमा क्या काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो दोनों एक दूसरे से अपनी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सचेंज कर देंगे, तो फिर वो जिस घर में बैठे हैं वहां पे दोनों के लाभ मिलेंगे। तो गुरु और चंद्र मान लो यहाँ बैठे, ऐसा लाभ मिलेगा यहाँ पे, और गुरु और चंद्र यहाँ बैठे हैं, ऐसा लाभ यहाँ मिलेगा। तो क्योंकि दोनों ने खुद की एक दूसरे की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिया, तो गुरु और चंद्र यहाँ बैठे हैं
तो ये कौन सा स्थान है? कर्म स्थान। तो कर्म स्थान में गुरु चंद्र का योग बन रहा है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा कोई टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, या कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक बन जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाता हो लोगों को, ठीक है। प्लस गुरु और चंद्र की पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, गाड़ियां हो, है ना, उस तरह से भी एक अच्छा इंसान हो और जीवन में शांति से रहता हो, सुख, क्योंकि सुख स्थान का भी स्वामी है, मंदिर भी बना सकता है ना। 1 2 3 4 5 उसकी दृष्टि या पंचम पे पड़ रही है गुरु की, तो डीप नॉलेज के स्थान पे, तो डेफिनेटली ये बात क्लियर हो गई कि वो बड़ा नॉलेजेबल पर्सन होगा। तो ये बात इससे मैच कर रही है कि वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, पीएचडी पर्सन हो, ठीक है। अब इसकी गुरु की 1 2 3 4 5, तो गुरु यहाँ गुरु है नहीं, लेकिन हम उसे गुरु कंसीडर करेंगे, चंद्र गुरु, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ बंडल अप कर रहे हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि धन स्थान पे पड़ी तो पैसे वाला होगा। अब जब वो प्रॉपर्टी होगी तो पैसे वाला होगा ही होगा, है ना। अब गुरु है, कोचिंग का काम कर रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, तो नॉलेजेबल होगा भी होगा, तो वो सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई हो रही है, तो ये ऐसा प्रभाव डालेगा। ऐसे समझाने में क्या समस्या है? आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए रोमित आप इधर आए। रोमित, आप हमसे प्रॉमिस करो कि अगर आप कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एक प्रोसीजर फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी सीखो। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मतलब 2-3 क्लास में, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलता हूँ क्योंकि 2-3 क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा सर आप कुछ रिफ्लेक्शन मेरे में भी दिखा। आप मुझे ये बताइए कि समस्या कहाँ आती है? अगर आप पब्लिकली, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई कुंडली दी जाए या कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको सॉल्व करके भी दे दोगे तो चलेगा। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो भी देखेंगे आगे चल के, तो मैं वीडियो के सामने नहीं लाएंगे तो नहीं, मगर मैं वीडियो के सामने भी आके करूंगा, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा मगर करूंगा जरूर। ठीक है, तब तक मैं सारी क्लासेस जल्दी जल्दी निकाल दूंगा। ये नहीं कैचअप कर पाए इनकी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप कैचअप करना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको तो आंसर दूंगा। ठीक है, आप अगर रोमित से जल्दी सीखना चाहते हैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। ऑल द बेस्ट।